क्या अमेरिका के अगले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत के खिलाफ एक समस्या लेकर आ रहे हैं? क्या वो हमारे यहाँ के सामान पर ऐसा टैक्स लगाने वाले हैं कि इकोनॉमी पर असर पड़ सकता है? और सबसे बड़ी बात, ट्रंप ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या वो भारत से किसी बात पर खार खाए बैठे हैं या जासूसों, नेताओं और अमीर लोगों का बनाया डीप स्टेट भारत के खिलाफ प्लानिंग कर रहा है? वही डीप स्टेट जिस पर बांग्लादेश में तख्ता पलट का इल्जाम है। आज के ललन टॉप शो में इन सवालों के जवाब ढूंढेंगे और फिर रुख करेंगे संसद का। संविधान, गौतम अडानी, जॉर्ज सोरोस के बाद अब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर संसद में स्थगन हो रहा है और नेतागण एक दूसरे पर लगातार हमले कर रहे हैं। इस खबर की बारीकियां समझेंगे और फिर सुर्खियों का रुख करेंगे, जिसमें उमर खालिद की बेल, इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक जस्टिस को तलब किया जाना और एक बड़े क्रिकेटर आर अश्विन का संन्यास लेना शामिल है। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं ललन टॉप शो। Brought to you by CR Arms, Hire and ITEL. Coming home to Seattle. खबरों पर आए उससे पहले देखते हैं दिन का ये वीडियो। ये नज़ारा है पटना का, जहां सैकड़ों छात्रों ने बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी के सामने प्रदर्शन किया। दरअसल 13 दिसंबर को बीपीएससी ने 70वीं सिविल सेवा में भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित की थी। राज्य के 912 सेंटर के 4,75,000 अभ्यर्थियों ने इन सेंटर्स पर एग्जाम दिया था। इनमें से एक सेंटर पर पेपर लीक के आरोप लगे। ये था पटना का बापू एग्जाम सेंटर। लगभग 12,000 स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया था। ध्यान दें, ये वही सेंटर था जिसके बाहर से डीएम चंद्रशेखर सिंह का एक स्टूडेंट को थप्पड़ मारने का वीडियो सामने आया था। यहाँ हुआ क्या? एग्जाम सेंटर के हॉल में 273 छात्रों के बैठने की व्यवस्था थी, लेकिन बंद लिफाफे में सिर्फ 192 क्वेश्चन पेपर थे, इसलिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन पेपर की व्यवस्था करने में वक्त लगा। छात्रों ने इल्जाम लगाया कि पेपर लीक हुआ। प्रशासन ने कहा कि नहीं, जिनको देरी से परीक्षा का फॉर्म मिला है और प्रश्न पत्र मिला है, उन्हें उतना अतिरिक्त समय दिया जाएगा। बाद में बीपीएससी ने यह भी कहा कि बापू एग्जाम सेंटर पर हम दोबारा इम्तिहान करवाएंगे, लेकिन छात्र नहीं माने और आज पहुंच गए बीपीएससी और कहा कि पूरी परीक्षा रद्द की जाए, फिर से आयोजित की जाए। और जिसके बाद ये प्रोटेस्ट हुआ, जिसके दृश्य आपने देखे। दिन का वीडियो यही समाप्त होता है, लेकिन इस बार सवाल छात्रों से है कि एक एग्जाम सेंटर की गड़बड़ी के चलते पूरी प्रक्रिया को रद्द करवाने की मांग कहां तक उचित है, जबकि हम जानते हैं कि ये कितने इंतजार के बाद हो रहा है। बहरहाल अब बड़ी खबर का रुख। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप 17 दिसंबर को पत्रकारों से बात कर रहे थे। सवाल पूछा गया कि दूसरे देश अमेरिका के भेजे सामान पर जो टैक्स लगाते हैं उस पर ट्रंप क्या सोचते हैं। ट्रंप ने तब भारत का उदाहरण दिया और कहा कि भारत और ब्राज़ील हमारे भेजे सामान पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगाते हैं, वो टैक्स लगाएं, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब हम भी उनके सामान पर उनके बराबर टैक्स लगाएंगे। भारत और अमेरिका के बीच स्थिति यही है। दोनों देश एक दूसरे के साथ लंबे समय से व्यापार करते रहे हैं। अमेरिका भारत से टेक्सटाइल, हैवी मशीनरी, फार्मा प्रोडक्ट, आभूषण और कीमती धातु मंगवाता है। भारत अमेरिका से आईटी प्रोडक्ट जैसे फ़ोन, लैपटॉप, टैबलेट या फिर एयरक्राफ्ट या फिर मेडिकल इक्विपमेंट और कृषि प्रोडक्ट मंगवाता है। भारत की इन्फोसिस, विप्रो और टाटा जैसी आईटी कंपनियों ने यूएस में निवेश भी किया है। वहीं अमेरिका की अमेजॉन, गूगल, वॉलमार्ट और माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में निवेश किया है। निवेश और गुड्स से अलग सेवाओं की अगर बात करें तो भारत की ट्रेंड लेबर फोर्स अमेरिका में काम करती है। वहीं अलग अलग एरिया में शोध करने वाली अमेरिका की फोर्स भारत में भी कुछ जगहों पर रिसर्च और ट्रेनिंग कर रही है। इसके अलावा दोनों देशों के बीच रक्षा से जुड़े सौदे भी हुए हैं, जिसमें अमेरिका का अपर हैंड है, जहां भारत ने ज्यादा सामान खरीदा, जैसे अपाचे और चिनूक जैसे हेलीकॉप्टर, P-8I मैरीटाइम सर्विलांस एयरक्राफ्ट, C-17 ग्लोबमास्टर एयरक्राफ्ट, C-130J सुपर हरक्यूलिस एयरक्राफ्ट या फिर M777 अल्ट्रालाइट हावित्जर तोपें। ये भारत के खरीदे रक्षा उपकरण हैं। उनके बदले भारत हथियार नहीं बल्कि एयरक्राफ्ट और हथियारों के छोटे छोटे हिस्से अमेरिका को भेजता है। जैसे अपाचे हेलीकॉप्टर में लगने वाले कुछ हिस्से हैदराबाद में मौजूद टाटा और बोइंग के सम्मिलित सेटअप में बनाए जाते हैं। वहीं अमेरिकी फौजियों को पहनाए जाने वाली बुलेट प्रूफ जैकेट्स, हेलमेट्स और बूट इंडिया के अलग अलग हिस्सों में बनाकर भेजे जाते हैं।
लेकिन दोनों देश खरीद फरोख्त में कितना पैसा खर्च करते हैं ये जानिए, ये एक अहम बात है। भारत के वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली संस्था इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन के मुताबिक साल 2023 में भारत ने अमेरिका को 7,753 तरह की चीज़ों का निर्यात किया। इसमें मुख्य क्या था? मोती, रत्न और कीमती पत्थर, दवाइयाँ और जैविक उत्पाद, पेट्रोलियम उत्पाद, सोना और अन्य कीमती धातुओं के आभूषण और कपड़े। इसके अलावा इंजीनियरिंग का सामान, इलेक्ट्रॉनिक का सामान भी। ऐसे में साल 2023 में हमारा एक्सपोर्ट मूल्य कुल था 6,638 करोड़ रुपए, यानी इतनी कीमत का सामान भारत में बना और फिर अमेरिका भेजा गया। अब इसी मौके पर जानते हैं कि भारत अमेरिका से खरीदता क्या है। साल 2023 में भारत ने अमेरिका से 6,206 किस्म की चीजें खरीदी। इसमें मुख्य क्या है? कच्चा तेल, पेट्रोलियम उत्पाद, कीमती पत्थर, कोयला और दूसरे कोल प्रोडक्ट्स, परमाणु रिएक्टर और बॉयलर के संयंत्र, सोना, विद्युत मशीनरी और पुर्जे, इसके अलावा ऑप्टिकल और फोटोग्राफिक उपकरण। कुल मिलाकर भारत ने कुल 4,237 करोड़ रुपए का सामान अमेरिका से खरीदा। ये तो दोनों देशों के बीच बिजनेस का ओवरव्यू हुआ। अब ट्रंप के बयान पर आते हैं। यानी आंकड़ों में साफ दिख रहा है कि भारत ट्रेड सरप्लस की स्थिति में है। अब ट्रंप के बयान पर आते हैं। सबसे पहले ये जान लें कि वो पहली बार इस तरह के बयान नहीं दे रहे हैं। हमें ध्यान है वो पहले भी, यानी कि साल 2017 से 2021 के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके हैं। तब उन्होंने कुछ फैसले और बयान दिए थे। जैसे तब कहा था कि भारत अमेरिका के भेजे प्रोडक्ट्स पर ज़्यादा टैक्स लगाता है, खास तौर पर कृषि प्रोडक्ट्स पर और बाइक्स पर। उस समय उन्होंने भारत को टैरिफ किंग भी कहा था एक टिप्पणी में। 2019 में उन्होंने भारत को जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस यानी जीएसपी की लिस्ट से बाहर किया था। इस लिस्ट में होने से भारत के प्रोडक्ट अमेरिका में ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट हो सकते थे और तब इंडिया ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए अमेरिका के प्रोडक्ट्स पर टैरिफ बढ़ाया था, जिसके बाद भारत में अमेरिका से आने वाले बादाम और सेब की कीमतें बढ़ गई थी। 2024 के चुनावी कैंपेन में भी ट्रंप ने इस तरह के बयान दिए थे। We generally don't charge tariffs. China will charge us a 200% tariff. Brazil is a big charger. The biggest charger of all is India. They probably charge as much. I mean, I think they probably charge more than, in many ways, China. But they do it with a smile. बयानबाजियां आपने सुन ली। अब दो अहम सवाल हैं जिनके जवाब हम विद्वानों से हासिल करने की कोशिश करते हैं। पहला, भारत अमेरिका के भेजे सामान पर कितना और कैसा टैक्स लगाता है कि ट्रंप ने कुर्सी संभालने से पहले इसे मुद्दा बना लिया, और इसका आर्थिक इकोसिस्टम पर क्या असर पड़ेगा? अमेरिका से जो सामान आता है उस पे 2-3 तरीके के टैक्सेस लगते हैं। पहला उस पे बीसीडी लगता है जिसको हम बेसिक कस्टम ड्यूटी कहते हैं। दूसरा उस पे आईजीएसटी लगता है जिसको हम इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कहते हैं, जो भी भारत में इंपोर्ट्स होते हैं। तीसरा उस पे एक सोशल वेलफेयर टैक्स लगता है जो कि 10% होता है बीसीडी का। और चौथा 1% कस्टम हैंडलिंग फी भी लगती है। अब ये अलग अलग प्रोडक्ट्स पे अलग अलग है। भारत वहां से क्या मंगाता है? स्पेस क्राफ्ट्स हैं, एयरक्राफ्ट्स हैं, वहां से कुछ इलेक्ट्रॉनिक का सामान भी आता है। और पर ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि भारत से जाता क्या है? भारत से 3 मुख्य चीजें यहां से सबसे ज्यादा जाती है। पहले फार्मास्यूटिकल्स हैं, भारत की दवाइयां और वैक्सीन अमेरिका में बहुत प्रचलित हैं। उसके बाद टेक्सटाइल्स जाता है, दूसरे नंबर पर कपड़ा यहां से जाता है अलग अलग किस्म का। और तीसरे नंबर पे प्रेशियस स्टोन्स जिसमें डायमंड वगैरह आता है, वो भारत से जाते हैं। वैसे तो बहुत लंबी फेहरिस्त है और इस समय भारत का अमेरिका के साथ ट्रेड सरप्लस है, यानी कि करीब करीब $40 बिलियन से ज्यादा का सामान हम उनको ज्यादा भेजते हैं, मंगाते कम है। तो इसी वजह से ट्रंप साहब को लगता है कि हम इनसे इतना सामान मंगाते हैं और हम जब वहां सामान भेजते हैं तो ये उस पर टैरिफ लगाते हैं। पर इसमें समझने वाली बात क्या है कि हर देश को अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने का पूरा राइट है। अगर भारत में कोई चीज बन रही है तो हम अगर उसको ड्यूटी से फ्री करके यहाँ लाने लग जाएंगे, कम ड्यूटी पे लाने लग जाएंगे, तो भारत की जो इंडस्ट्री है वो मर जाएगी। फिर तो आप सीधा इंपोर्ट करेंगे, भारत में कोई मैन्युफैक्चर ही उसको नहीं करना चाहेगा। दूसरी बात, ट्रंप साहब को यह भी ध्यान देनी चाहिए कि अगर वो ये टैरिफ जिसकी वो बात करते हैं अगर वो लगा देते हैं तो अमेरिका में इन चीजों की महंगाई इतनी बढ़ जाएगी कि अमेरिकी जनता में त्राहिमाम हो जाएगा, क्योंकि कोई भी देश सारा सामान अपने यहाँ नहीं बनाता है और चाइना से पहले ही उनका ट्रेड वॉर चल रहा है। भारत को तो बल्कि एक ऑल्टरनेट करके देखा जा रहा है। तो अगर अपनी ये धमकी वो साकार करते हैं तो मैं समझता हूं अमेरिका को ये काफी हद तक इंटरनली भी बहुत नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि अमेरिका पिछले कुछ सालों में इन्फ्लेशन से बहुत बुरी तरह से जूझा है। आज भी उनके इंटरेस्ट रेट्स ऊंचे हैं, 5% से ऊपर है, इसलिए नहीं कम कर पाए हैं क्योंकि महंगाई ने उनको परेशान कर रखा है। तो अगर ट्रंप साहब की ये धमकी, मुझे लगता है कि ये धमकी ज्यादा है, रियलिस्टिकली इसको इंप्लीमेंट करना उतना आसान नहीं होगा। ये जो टिट फॉर टैट वाली अप्रोच है, ये कहना आसान है
करना उतना आसान नहीं है। दूसरा सवाल, ट्रंप अपने बीते कार्यकाल में लगातार भारत पर हमलावर रहे, ऐसे में भारतीय उत्पादकों की स्थिति कैसी थी? देखिए, जो टोटल टैरिफ लगता है, अगर हम रेट्स पर जाएं, क्योंकि इतनी लंबी फेहरिस्त है, तो हम सारे आइटम्स तो यहां पर गिनवाएंगे तो मुझे लगता है बाकी का समय इसी में चला जाएगा। पर 0% से लेकर 150% तक के अलग अलग चीजों पे अलग अलग टैरिफ लगते हैं। और अगर ये लगाएंगे तो, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि भारत से जाने वाला सामान ज्यादा है, कुछ हद तक भारत में जो टेक्सटाइल्स वहां जाती हैं उस पर असर पड़ सकता है, कुछ हद तक जो फार्मास्यूटिकल्स वहां जाते हैं उस पर असर पड़ सकता है, कुछ हद तक जो प्रेशियस स्टोन्स जाते हैं उन पे फर्क पड़ सकता है, और अब तो मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक जैसी चीजें भी भारत से बन के जा रही हैं, इन सबकी मैन्युफैक्चरिंग पर असर पड़ सकता है, इस बात में कोई डाउट नहीं है। पर भारत का इस समय टोटल एक्सपोर्ट जो है वो $800 बिलियन पार कर चुका है। यह सच है कि अमेरिका हमारा दूसरा सबसे बड़ा चाइना के बाद ट्रेड पार्टनर है, तो हम इस बात से तो इनकार नहीं कर सकते कि हमारे पर कोई असर नहीं होगा, अमेरिका जो मर्जी करता रहे, असर इसका होगा। पर मुझे फिर भी ऐसा लगता है कि अमेरिका को इस चीज को, इस धमकी को साकार करने में, ये जो ट्रंप साहब लगा रहे हैं, ये इतना आसान काम नहीं होगा। कह भर देना या तहश में आके बोल देना कि हम वो लगाएंगे तो हम भी लगाएंगे एक इंटरव्यू के दौरान, वो अलग बात है। पर उनको अमेरिका की लोकल कंजम्पशन का, लोकल डिमांड का, लोकल इन्फ्लेशन का भी उतना ही ध्यान रखना पड़ेगा जितना ध्यान वो इस बात का रख रहे हैं कि अगर दूसरा देश हम पर लगाएगा तो हम भी लगाएंगे। तो मुझे लगता है कि वो इसको दरकिनार नहीं कर सकते। ट्रंप वही धमकी फिर लेकर आए, पर क्या इस बार भी ये पिछली बार की तरह अमल में आएगी? इसे समझने के लिए सबसे पहले सुनते हैं ध्रुव जयशंकर को। ध्रुव ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के अमेरिका के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। हमारे कार्यक्रम किताबवाला में आए थे, उनसे बातचीत अभी प्रकाशित नहीं हुई है, पर एक हिस्सा आपको हम अभी दिखाते हैं जिसमें उन्होंने ट्रंप की पॉलिसी को लेकर अपने विचार रखे। So I think a few things linked together. One, I think Trump likes to create leverage. So he says he's not actually going to apply 100% tariffs on the BRICS countries because it will blow back on the US. Inflation will spike. If you do China at the same time, China, Russia, India, it'll have very detrimental effects for the US economy. He's trying to create leverage and show his unhappiness, which is fine. Trump, I think separately there will be negotiations on some trade issues, including tariffs with India. He believes that India has very high tariffs. India also has to explain that sometimes lowering the tariffs will not benefit America. It will benefit China. It will benefit others in some areas. Also, I think India has to explain that unlike many countries, India is a net importer. India is a consumer-based economy. It does have a trade surplus with the US. But that may not persuade Trump. But I think we're in for some very interesting negotiations with Trump. किताबवाला का ये एपिसोड रिलीज होगा 24 दिसंबर को लल्लन टॉप के सभी प्लेटफॉर्म पर। अब मूल सवाल पर लौटते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ऐसा क्यों कर रहे हैं, हासिल क्या करना चाहते हैं? क्या भारत अमेरिका के बीच कोई टैक्स युद्ध चल रहा है जिसमें ज्यादा टैक्स लगाने वाला जीत जाएगा, या वजह कुछ और है? इस सवाल को एड्रेस किया आज के इकोनॉमिक टाइम्स में सीमा सिरोही के लेख ने। उन्होंने लिखा, जब साल 2024 में फिर मोदी सरकार बनी तब भारत ने सदाशयता दिखाते हुए सीनियर मंत्रियों को अमेरिका भेजा, लेकिन वॉशिंगटन में मौजूद लोग भारत का उभार रोकने के लिए एक अलग खेल खेल रहे थे। सबसे पहले अक्टूबर में अमेरिकी न्याय विभाग में भारतीय अधिकारियों पर खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू के मर्डर की प्लानिंग का मुकदमा दर्ज हुआ। फिर नवंबर में उद्योगपति गौतम अडानी पर फ्रॉड के इल्जाम लगे। अमेरिका का डीप स्टेट जैसे भारत के उभार को रोकने में लगा है, ये बात भारत ने कई बार उठाई है। डीप स्टेट का जिक्र इसके अलावा भी कई मौकों पर मिलता है, जैसे 9 दिसंबर को जब देश की संसद में जॉर्ज सोरोस का मुद्दा उठा तो सत्ता पक्ष के सांसदों ने इल्जाम लगाए कि अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट और डीप स्टेट के साथ मिलकर विपक्ष भारत को अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है। और ये जो त्रिकोण है, इसमें एक तरफ अमेरिका में बैठे जॉर्ज सोरोस, उनकी फाउंडेशन है, कुछ अमेरिका की एजेंसीज भी है। त्रिकोण के एक और एक बहुत बड़ी न्यूज पोर्टल है जिसका नाम OCCRP, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट, जिसके विषय में आप सब पत्रकार हैं, आप सभी जानते हैं, वह है। और त्रिकोण के जो आखिरी कोने में जो सबसे महत्वपूर्ण कोना जो हिंदुस्तान से संबंध रखता है, उस कोने में राहुल गांधी है, ट्रेटर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर। इस बयान पर अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट ने आपत्ति भी जताई। डॉयचे वेले की रिपोर्ट के मुताबिक स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा कि यह दुखद है कि भारत की रूलिंग पार्टी ऐसे इल्जाम लगा रही है, लेकिन जिस डीप स्टेट का जिक्र हो रहा है वो है क्या? ये दरअसल एक थ्योरी भर है जिसके सबूत ठोस तौर पर नहीं मिलते।
कहा जाता है कि डीप स्टेट अमेरिकी सरकार के नेताओं, FBI और CIA के एजेंट्स और कुछ उद्योगपतियों का एक गुप्त समूह है जो अमेरिका के भीतर और बाहर दोनों ही इलाकों में काम करता है। डीप स्टेट पर भारत समेत कई देशों की सरकारों के राजनीतिक हालातों को अस्थिर करने का इल्जाम लगता है। कई जानकार मानते हैं कि हाल में हुआ बांग्लादेशी तख्तापलट भी इसी का काम है। इस थ्योरी और ट्रंप के टैक्स प्लान के अंतरंग संबंधों को समझने के लिए हमने कुछ और पत्रकारों से, जानकारों से बात की। कि डोनाल्ड ट्रंप ने अभी जो ये बयान दिया है और कि वो इंडिया के ऊपर 100% टैरिफ लगाएंगे, उसके पीछे मेरे हिसाब से देखिए, ये डीप स्टेट की इसमें यहाँ बात नहीं है। डीप स्टेट एक अलग चीज है जिसको रेफर किया जाता है। डीप स्टेट का मतलब वहां पे जो अमेरिका के फॉरेन पॉलिसी को लेकर और नेशनल इंटरेस्ट को लेकर जो एक तरीके का ब्यूरोक्रेसी का और मीडिया का और एकेडेमिया का और मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स का जो संयोग है उसको डीप स्टेट कहा जाता है। और डीप स्टेट का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि वो जो डीप स्टेट है वो डोनाल्ड ट्रंप को कह रहा है कि आप इंडिया के ऊपर टैरिफ लगाइए। ये बात बिल्कुल ही पॉपुलिस्ट है और इसको कृपया करके ऐसा ना समझें। ट्रंप तो खुद ही ये कई बार कह चुके हैं कि जब वो जनवरी में आएंगे, 20 जनवरी को आएंगे, तो वो ही उस डीप स्टेट के खिलाफ एक मोर्चा खोले हुए हैं या मुहिम खोले हुए हैं, जिसके लिए उन्होंने एक नया डिपार्टमेंट बनाया है जिसमें एलन मस्क और विवेक रामास्वामी को रखा है कि जो वहां पे ब्यूरोक्रेटिक फ्लैब है उसको कैसे कम करना है। तो वो उसका इंटरनल रेफरेंस पॉइंट है अमेरिका के लिए। लेकिन वो डीप स्टेट इंडिया से GSP की प्रेफरेंस हटा रहा है या कह रहा है कि आप टैरिफ बैरियर बढ़ाइए, ऐसा नहीं है। एक प्रश्न ये भी है कि इस पूरे वाक युद्ध का या ट्रेड वॉर का भारतीय उत्पादकों पर क्या असर पड़ेगा? इंडियन गवर्नमेंट की पॉलिसी है अपने टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स को बढ़ा के रखने की, ताकि उनके डोमेस्टिक सप्लायर्स को ज्यादातर सेक्टर्स के अक्रॉस जो है वो इंडिजिनस प्रोडक्शन करने का मौका मिले, क्योंकि हमारा जो इंडिजिनस प्रोडक्शन है वो compete नहीं कर पाता है फॉरेन गुड्स में। ठीक है, तो ये हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी रही है कि हम चाहते हैं कि हमको लोअर टैरिफ्स मिले, लेकिन जब वही सामान बाहर से आता है तो उसको महंगा बना के रखते हैं ताकि हमारा अपना जो उद्योग है वो मतलब उसके ऊपर अटैक ना हो। अब जब आप मुझसे बता रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ऐसा करेंगे, तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि भारत को उसको कहीं ना कहीं कॉम्पनसेट करना पड़ेगा। तो वो जो कॉम्पनसेटरी मेजर्स क्या हो सकते हैं, उसकी रेंज क्या है, उसमें बहुत सारी चीजें हैं। कहीं पे हम अमेरिकन FDI को हम वेलकम कर सकते हैं, कहीं पर हम ऐसी कोई डील कर सकते हैं कि कोई बड़ी, जैसे आपने एप्पल की स्टोरी देखी, एप्पल की स्टोरी एक बहुत सक्सेसफुल स्टोरी रही है भारत में। इसी तरह से हम और भी चीजें कर सकते हैं। आपको मालूम है कि अमेज़न और वॉलमार्ट का एक डील होने वाला था, काफी कुछ साल पहले की बात है, लेकिन उसमें इंडिया के कुछ रिजर्वेशंस थे। इस तरह की कुछ चीजों को हम कॉम्पनसेट करने के लिए खोल सकते हैं, लूजन अप कर सकते हैं। उसके अलावा हम ये भी कर सकते हैं कि एक तरीके की एनर्जी डील हम अमेरिका के साथ करें, क्योंकि शायद बहुत लोग नहीं जानते कि डोनाल्ड ट्रंप जब पिछली बार राष्ट्रपति थे तो उन्होंने भारत के साथ एक एनर्जी की भी डील करी थी, और जिसके तहत हमने अमेरिका से तकरीबन 6 या 7 बिलियन डॉलर वर्थ का हमने हाइड्रोकार्बन्स खरीदे थे। तो मेरा कहने का मतलब है कि डेफिनेटली ये जो डोनाल्ड ट्रंप का रवैया है ये आएगा, इससे इम्पैक्ट भी पड़ेगा यूएस को। और इसका एक ही तरीका है कि आप इस पे एक प्रोडक्टिव कॉन्वर्सेशन को जारी रखें कि अगर आप टैरिफ को ज्यादा फेयर बनाना चाहते हैं, ट्रेड को फेयर बनाना चाहते हैं, तो भारत और कहां पर दूसरे कॉम्पनसेशंस जो है वो अमेरिका को दे सकता है। क्योंकि इस पे मुझे लगता है डोनाल्ड ट्रंप जो है वो गंभीर है, और जब वो आएंगे तो बहुत मैसिव बैकलैश ना करे, लेकिन ये बैकलैश होना ही है। इसके लिए इस पे मुझे कोई डाउट नहीं नजर आता, और इसके लिए आई थिंक मुझे लगता है कि भारत सरकार और जो स्पेशली पीयूष गोयल की पूरी टीम है वो उस पर एक तरीके का, मेरे ख्याल से एक प्लानिंग भी जरूर कर रही होगी कि इसका हम कैसे निवारण करेंगे। और आने वाले वक्त में हमको पता चलेगा जब हमको एग्जैक्टली वो पॉलिसी शिफ्ट समझ में आएगा। पहली बड़ी खबर यही समाप्त होती है। अब दूसरी का रुख करते हैं और ये संसद से जुड़ी है। आज दोनों सदनों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर बहस हुई। वजह, कल राज्यसभा में दिया गया गृह मंत्री अमित शाह का ये बयान। मान्यवर, अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता है। जब आज 18 दिसंबर को कार्रवाई शुरू हुई तो राज्यसभा में 11 बजे से ही विपक्ष की ओर से हल्ला होने लगा। आरोप लगा गृह मंत्री ने सदन में डॉक्टर अंबेडकर का अपमान किया। हंगामे के बीच संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू अपनी कुर्सी से उठ गए और विपक्ष के आरोपों पर पलटवार किया। बाबा
बिमला जैसे आदमी को इन्होंने हरा करके देश के साथ इन्होंने खिलवाड़ किया है। आज बाबा साहब का नाम लेकर के उसके नाम को दुरुपयोग करने का काम किया है। उसी को गृह मंत्री ने बताया था कि बार बार अंबेडकर का नाम लेकर के उन्होंने छल कपट करने का काम किया है। मंत्री जी की सफाई के बाद सदन की कार्रवाई को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। फिर जब सदन बैठा तो कुछ देर बाद नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नए सिरे से आरोप लगाए। सर, हम कोई नया मुद्दा लेके नहीं आए। जो मुद्दा यहाँ पर अमित शाह ने उठाकर डिस्कशन में वो लाए थे, उन्होंने ये कहा था कि अंबेडकर का इतना आप लोग उठ उठ के बोलते हो, अगर यही उनका मजाक उड़ाया आपने 100 बार, अगर ऐसी नहीं अगर ऐसा ही भगवान का नाम अगर लेते तो 7 जन्म में आप स्वर्ग को जाते, ये उनका कहना था। इसीलिए इन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया। नेता प्रतिपक्ष की ओर से लगाए जा रहे आरोपों पर नेता सदन जगत प्रकाश नड्डा के बोलने की बारी आई। मल्लिकार्जुन खड़गे जी इस वक्तव्य को बोलकर सदन के माध्यम से देश को गुमराह कर रहे हैं। गृह मंत्री जी का पूरा वक्तव्य इस बात पर था कि आपने जीते जी अंबेडकर जी का, बाबा साहब अंबेडकर भारत रत्न का हमेशा तिरस्कार किया। राज्यसभा के इतर लोकसभा की बहस इतनी भी नहीं चल सकी। विपक्ष की ओर से नारेबाजी होती रही और अगले दिन के लिए सदन स्थगित कर दिया गया। फिर संसद के बाहर बहस शुरू हुई। बयान आया लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का। ये पहले ही कह रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशन को हम चेंज करेंगे, ये इसके खिलाफ हैं, अंबेडकर जी के खिलाफ हैं, उनकी विचारधारा के खिलाफ हैं। इनका पूरा का पूरा काम अंबेडकर जी ने जो किया और जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको खत्म करने का है, तो सब पूरा देश जानता है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने भी इस मुद्दे पर प्रदर्शन किया। पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भाजपा पर अंबेडकर के अपमान का इल्जाम लगाया। के करोड़ों 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 दलितों, गरीबों, कुचले हुए लोगों, पिछड़े लोगों, वंचितों, उनके लिए बाबा साहब अंबेडकर भगवान से कम नहीं है। मरने के बाद तो पता नहीं स्वर्ग मिलता है कि नहीं मिलता, लेकिन आज इस पृथ्वी के ऊपर ऐसे करोड़ों करोड़ों वंचित आज जिंदा हैं क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर ने उस संविधान में उन्होंने जीने का और रहने का अधिकार दिया। इल्जाम थे विपक्ष से, काउंटर आया सत्ता पक्ष की तरफ से। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक थ्रेड लिखा और कहा, भारत के लोगों ने बार बार देखा कैसे एक वंश के नेतृत्व वाली एक पार्टी ने डॉक्टर अंबेडकर की विरासत को मिटाने और SC/ST समुदायों को अपमानित करने के लिए गंदी चाल चली। पंडित नेहरू ने उनके खिलाफ चुनाव में प्रचार किया, उन्हें भारत रत्न नहीं दिया। संसद में गृह मंत्री अमित शाह जी ने कांग्रेस के काले इतिहास का खुलासा किया है। इसके बाद शाम को गृह मंत्री अमित शाह ने भी पत्रकारों को संबोधित किया और ये इल्जाम लगाए। मुझे आनंद होता अगर मेरे भाषण के मुद्दों के तथ्यों को वो चैलेंज देते। तथ्य पर चैलेंज देने के लिए कुछ नहीं है। मैंने भाषण का एक एक शब्द तथ्यात्मक है और इतिहास से गर्भ से बाहर आया हुआ है, इसलिए वो इस प्रकार से मेरे भाषण को एडिट कर कर इसको गलत अर्थ निकालकर इस प्रकार का प्रयास कर। अब रुक करते हैं सुर्खियों का। पहली सुर्खी गाबा में, ये ऑस्ट्रेलिया में है। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैच के 5वें दिन इंडियन टीम के ड्रेसिंग रूम से एक वीडियो सामने आया। इसमें रविचंद्रन अश्विन और विराट कोहली के बीच कुछ बातचीत होती दिखी और ऐसा लगा कि बातचीत के अंजाम पर पहुंचने पर अश्विन थोड़े भावुक हुए और विराट ने उन्हें गले लगा लिया। एक तरफ टेस्ट मैच ड्रॉ हुआ और मैच के बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तब अश्विन ने एक और बड़ा ऐलान कर दिया, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास का। क्या कहा अश्विन ने? एक इंटरनेशनल क्रिकेटर के तौर पर सभी फॉर्मेट में ये मेरा आखिरी मैच था। मेरे भीतर अभी भी क्रिकेट बचा है, लेकिन वो अब मैं क्लब लेवल पर क्रिकेट में दिखाना चाहूँगा। क्रिकेट काफ़ी एंजॉय किया, रोहित और बाकी खिलाड़ियों के साथ काफ़ी मेमोरीज बनाई। BCCI और साथी प्लेयर्स का धन्यवाद। कुछ लोगों के नाम भी लेना चाहूँगा, सभी कोच जो इस जर्नी का हिस्सा रहे। रोहित, विराट, रहाणे जिन्होंने कई सारे कैच पकड़े और मुझे मेरे विकेट्स लेने में मदद की। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम को भी धन्यवाद, मैंने उनके खिलाफ खेलना हमेशा एंजॉय किया। तमिलनाडु के रहने वाले 38 साल के अश्विन का करियर
14 साल का रहा अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से। टेस्ट क्रिकेट में 106 मैचों में 537 विकेट लिए, भारत के दूसरे सबसे ज्यादा टेस्ट विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। अब आपके मन में ये उत्सुकता होगी कि पहले नंबर पर कौन है। पहले नंबर पर हैं लेग स्पिनर अनिल कुंबले, जिनके नाम 619 टेस्ट विकेट का रिकॉर्ड है। अश्विन के नाम एक और रिकॉर्ड है, जीवन में 37 ऐसी टेस्ट मैच आए जिसमें उन्होंने हर मैच में 5 या 5 से ज्यादा विकेट चटकाए। वो सिर्फ इस मामले में मुथैया मुरलीधरन से पीछे रहे, जिन्होंने 67 बार पारी में 5 से ज्यादा विकेट लेने का कारनामा दिखाया। अश्विन ने सभी फॉर्मेट में कुल 765 विकेट लिए, जो पूर्व क्रिकेटर अनिल कुंबले के 956 विकेटों के बाद भारत में दूसरे नंबर पर आता है। उनका इंटरनेशनल करियर साल 2010 में शुरू हुआ। 2011 की वर्ल्ड कप विनिंग टीम और 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाली टीम का भी वो हिस्सा रहे। अश्विन के रिटायरमेंट के बाद कई खिलाड़ी भावुक हुए। विराट कोहली ने एक्स पर अपनी और अश्विन की तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा, मैं आपके साथ 14 बरस तक खेला और जब आपने मुझे बताया कि संन्यास ले रहे हैं तो मैं थोड़ा भावुक हो गया। आपके साथ में खेलने की सारी यादें सामने आ गई। मैंने आपके साथ सफ़र के हर पल का आनंद लिया है। आपको हमेशा भारतीय क्रिकेट के एक दिग्गज के रूप में याद किया जाएगा। पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह ने भी इस मौके पर लिखा, वेल प्लेड ऐश, शानदार सफर के लिए बधाई। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को अपने जाल में फंसाने से लेकर मुश्किल हालात में डटे रहने तक आप टीम के लिए एक बेहतरीन खिलाड़ी रहे। दूसरी तरफ आपका स्वागत है। दूसरी सुर्खी किसान आंदोलन से जुड़ी है। रेलवे ट्रैक पर धरना देते, ट्रेनें रोकते जो लोग नजर आ रहे थे, ये वो पंजाब के किसान हैं। 18 दिसंबर को शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में आज 3 घंटे के लिए किसानों ने ट्रेनें रोकी और ट्रैक जाम किए। किसानों का कहना, मांगों को सुनने समझने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई थी वो सभी मसलों को सुलझाने में नाकाम रही है। किसानों की मांगे क्या है, एक बार फिर संक्षेप में समझते हैं। किसानों मजदूरों के लिए पूर्ण कर्ज माफी, राष्ट्रीय स्तर पर भूमि अधिग्रहण कानून 2013 का बहाल होना, भूमि अधिग्रहण पर मुआवजा, किसानों 58 साल से ज्यादा उम्र के खेतिहर मजदूरों के लिए पेंशन, दिल्ली किसान आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों के परिवारों को मुआवजा, लखीमपुर खीरी हिंसा के पीड़ितों को न्याय, सुगंधित फसलों की खेती को बढ़ावा और एमएसपी के लिए कानून। याद दिला दें, किसानों ने अपनी मांग को लेकर 3 बार दिल्ली जाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें रोका गया। इस दौरान उन पर आंसू गैस के गोले दागे गए, वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया गया। उधर आज सुप्रीम कोर्ट में भी इस मुद्दे पर सुनवाई हुई। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की बेंच ने कहा, किसानों द्वारा सीधे या उनके अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से किसी भी सुझाव मांग के लिए अदालत के दरवाजे हमेशा खुले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने खनौरी बॉर्डर पर आमरण अनशन कर रहे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की तबीयत पर भी पंजाब सरकार से जवाब मांगा। पंजाब के अटॉर्नी जनरल गुरमिंदर सिंह ने इस पर कहा, डल्लेवाल के साथ बातचीत हुई है, उन्होंने अपने मेडिकल टेस्ट करवाने से इनकार किया है, उनके सभी जरूरी अंग अभी सही तरह से काम कर रहे हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया और कहा, राज्य सरकार के लिए अच्छा नहीं होगा डल्लेवाल कुछ होता है और आरोप सरकार पर लगते हैं, उन्हें सभी मेडिकल सुविधाएं मिलती रहें, राज्य सरकार ये सुनिश्चित करे। अगली सुर्खी ये इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस शेखर यादव से जुड़ी है। जस्टिस यादव ने 8 दिसंबर 2024 को हाईकोर्ट के प्रांगण में विश्व हिंदू परिषद के लीगल सेल के कार्यक्रम में एक विवादित भाषण दिया था, जिसमें कुछ राजनीतिक मिजाज की टिप्पणियां की थी। अब इस मामले में जस्टिस यादव 17 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम के सामने पेश हुए। सीजेआई संजीव खन्ना के साथ कॉलेजियम में जस्टिस BR गवई, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस AS ओका शामिल थे। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक सुनवाई शुरू होने पर जस्टिस यादव ने कॉलेजियम से कहा, मीडिया ने उनकी स्पीच से कुछ चुनिंदा हिस्से निकाल कर दिखाए, जिससे उनकी बातचीत का मतलब कुछ और निकाला गया। इस पर कॉलेजियम ने जस्टिस यादव को फटकार लगाते हुए कहा कि उन्होंने बहुत कैजुअल तरीके से अपने संबोधन में विवादित बातों का जिक्र किया। उन्हें अपने संवैधानिक पद की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए, वो जब भी भाषण दें अतिरिक्त सावधानी बरतें। करीब 30 मिनट तक चली इस मीटिंग में कॉलेजियम ने मामले पर चिंता जाहिर करते हुए जस्टिस शेखर यादव से कहा कि कोर्ट के बाहर पब्लिक के बीच भी दिए गए विवादित बयान जुडिशरी की क्रेडिबिलिटी को बराबर नुकसान पहुंचा सकता है, खासकर ऐसे विवादित मुद्दों पर दिए बयान। कॉलेजियम ने कहा कि जस्टिस यादव को इसका खास ध्यान रखना चाहिए था। आखिरी सुर्खी ये 2020 के दिल्ली दंगों की साजिश रचने के आरोपी उमर खालिद से जुड़ी है। उन्हें आखिरकार जमानत मिली है, सिर्फ 7 दिन की अंतरिम जमानत, परिवार की एक शादी में शामिल होने के लिए। दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने यह जमानत दी। 28 दिसंबर से 3 जनवरी तक ये प्रभावी रहेगी। उमर खालिद को सितंबर 2020 में गिरफ्तार किया गया था। उन पर UAPA के तहत आरोप लगे हैं। पुलिस का कहना, वो दिल्ली दंगों के मास्टरमाइंड में से एक थे। उनकी जमानत याचिका कई बार खारिज हो चुकी है और अब ये अंतरिम जमानत उन्हें कुछ शर्तों के साथ मिली है कि वो किसी भी गवाह या उसके परिवार से संपर्क नहीं करेंगे, अपने परिवार के बीच रहेंगे, लखनऊ में शादी अटेंड कर वापस आएंगे, 3 जनवरी को कोर्ट के सामने सरेंडर करेंगे। आज के लंच टॉप शो में इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि। इधर ये जो हड्डी निकली है इसको यहाँ से काट देंगे, प्लेट लगा देंगे ना, दूसरी तरफ से एक और काट के लाएंगे, जिससे हम सरिया यहाँ डालेंगे रोड, और सरिया का जॉइंट यहाँ दे देंगे।
मैं डॉक्टर साहब इतना कर रहे हो सरिया और ये डाल रहे हो तो थोड़ा लेंटर डाल के शटर भी दे दो, दुकान ही खुलवा दो उसकी। तो से मिट्ठू ये ले, आटा पेल दे उसको मैं, मिट्ठू ये भी ले लो, मिट्ठू खा रहा है, मिट्ठू क्या पता पेट इतना बड़ा, चरेटा इतना बड़ा, तोता मर गया। परंपराएं, प्रतिष्ठाएं और अनुशासन इस देश का फाउंडेशन है।